जुलाई के चौथे मंगलवार को तीसरे मोदी सरकार का पहला फुल बजट पेश हो चुका है। उम्मीद बिग बैंग बजट की थी, यानी बड़े धमाकों और आतिशबाजी का इंतजार था। और सच पूछिए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने रिकॉर्ड 7वें बजट में निराश नहीं किया। लेकिन इन फायरवर्क्स को देखकर खुश हुआ जाए या इससे जलने का खतरा है? चलिए बजट को आसान भाषा में डिकोड करके समझते हैं कि इनमें आपकी जेब से जुड़ी कौन सी खास बातें हैं, देश की तरक्की को रफ्तार देने के क्या वादे हैं और विजन 2047 के लिए क्या रोड मैप है। इस बार बजट में मोस्ट अवेटेड इनकम टैक्स स्लैब्स और स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ बड़े बदलावों का भी ऐलान किया गया है। उनकी बात वीडियो में आगे करेंगे। सबसे पहले बात युवाओं और रोजगार की, क्योंकि वित्त मंत्री के 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर स्पेशल फोकस रहा। अगले 5 साल के दौरान 4 करोड़ युवाओं को के रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार 5 योजनाएं लेकर आएगी। इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है। वहीं एजुकेशन और स्किलिंग के लिए 1,48,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। पहली नौकरी करने वालों के लिए इंसेंटिव स्कीम युवाओं के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल जरूर लेकर आएगी। योजना के तहत सरकार फॉर्मल सेक्टर्स में पहली बार वर्कफोर्स का हिस्सा बनने वाले युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 1 महीने की सैलरी देगी। इसके अलावा हर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए हर महीने 3,000 रुपए का EPFO कंट्रीब्यूशन कंपनी को रियम्बर्स किया जाएगा। ये शुरुआती 2 साल के लिए लागू होगा। इससे करीब 2 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। रोजगार के पहले 4 साल में कर्मचारी और कंपनी दोनों को इंसेंटिव्स मिलेंगे, यानी गवर्नमेंट्स फोकस इज क्रिस्टल क्लियर ऑन जॉब्स फ्रंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए देश की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। इस स्कीम से 1 करोड़ यूथ को फायदा होगा। इंटर्नशिप के लिए हर महीने 5,000 रुपए और 6,000 रुपए का वन टाइम सपोर्ट भी दिया जाएगा। कंपनीज इंटर्नशिप कॉस्ट का 10% और ट्रेनिंग कॉस्ट CSR फंड से बेयर करेंगी। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को एग्जेम्प्टेड रेट पर 7.5 लाख रुपए तक के लोन का ऐलान भी बजट में किया गया है। इंडिया में ही हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन पर सरकार की तरफ से फाइनेंशियल एड मिल सकेगी। इसके लिए 1 लाख स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ई-वाउचर्स दिए जाएंगे। वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी वित्त मंत्री का जोर रहा। इसके लिए इंडस्ट्री के साथ मिलकर वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा वुमेन स्पेसिफिक स्किलिंग प्रोग्राम्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रमोशन पर भी सरकार खास ध्यान देगी। बजट भाषण में ये साफ नजर आया कि सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर न सिर्फ फिक्रमंद है, बल्कि इसे बढ़ाने के लिए कमिटेड भी है। वित्त मंत्री ने रूरल और अर्बन जनता की एस्पिरेशंस का ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण कदमों का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मदद की जाएगी। इसके लिए बजट में 10 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। PM आवास योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त घरों का ऐलान सरकार पहले ही कर चुकी है। करीब 100 शहरों में स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएंगे। देश का किसान अक्सर मौसम की मार से जूझता है। वित्त मंत्री ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी 32 फसलों की 109 वैरायटी लाई जाएंगी जो मौसम से प्रभावित होती हैं। 400 जिलों में खरीफ फसलों के डिजिटल सर्वे की घोषणा भी की गई है। कृषि और एसोसिएटेड सेक्टर्स के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया गया है। 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था फेज लॉन्च किया जाएगा। सरकार का शार्प फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर दिखा, तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि कंपनियों और एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट किया जाए। इसी दिशा में कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए फाइनेंसिंग और रेगुलेटरी बदलावों का ऐलान किया है। MSME को कोलैटरल या थर्ड पार्टी गारंटी के बिना लोन मिल सके, इसके लिए एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाएगी। इसके तहत 100 करोड़ तक का गारंटी कवर मिल सकेगा।
सरकारी बैंक किसी थर्ड पार्टी पर निर्भर रहने की बजाय इन हाउस असेसमेंट के आधार पर लोन दे सकेंगे। सिडबी की शाखाएं बढ़ाई जाएंगी। एमएसएमई के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि पुराने लोन चुकाने वालों के लिए मुद्रा लोन की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। कंप्लायंस और कंपनियों से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए आईबीसी के तहत कई और एनसीएलटी ट्राइब्यूनल्स खोले जाएंगे ताकि विवादों का निपटारा तेजी से हो सके और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिले। सरकार ने सभी तरह के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म करने की बड़ी घोषणा भी कर दी है। इस बार मोदी सरकार में जेडीयू और टीडीपी के तौर पर दो अहम सहयोगी मौजूद हैं। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए योजनाओं के ऐलान में ये पहलू साफ नजर आया। बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी गई है। पटना, पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट्स पर भी काम शुरू होगा। राज्य में बाढ़ की रोकथाम और सिंचाई योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। टूरिज्म के लिए काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के लिए भी 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने आंध्र के किसानों के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग को लेकर कमिटमेंट भी जताया है। मोदी 2.0 में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी सेक्टर रहा था और मोदी 3.0 के पहले फुल बजट में भी सरकार इसे लेकर प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। यही वजह है कि FY25 में 11,11,000 करोड़ रुपए के केपेक्स का प्रावधान किया गया है। राज्यों में इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रोविजन भी रखा गया है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि इंफ्रा में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए प्रमोट किया जाएगा। और अब वो बात जिसका इंतजार आपको बजट भाषण में भी रहता है और इस वीडियो में भी होगा। अगर आप बाजार में निवेश करते हैं तो वित्त मंत्री ने कुछ मायूस किया है, लेकिन सैलरी टैक्स पेयर को कुछ खुश भी किया है। जहां अब तक सभी तरह के असेट्स पर 15% की रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था, वो अब कुछ फाइनेंशियल असेट्स के लिए बढ़ाकर 20% कर दिया है। वहीं सभी तरह के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। हालांकि कुछ असेट्स पर LTCG की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 करके राहत देने की नाकाफी सी कोशिश की है। अगर किसी अनलिस्टेड फाइनेंशियल असेट और हर तरह के नॉन फाइनेंशियल असेट्स पर LTCG के तहत छूट चाहिए तो उसे 2 साल तक अपने पास रखना होगा। बजट फाइन प्रिंट में ये भी दिखता है कि प्रॉपर्टी की सेल पर जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था वो शायद अब नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी की कीमत पर महंगाई के असर को मेजर करने के लिए इंडेक्सेशन का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी मदद से टैक्स देनदारी में कमी आ जाती थी। प्रॉपर्टी के साथ गोल्ड और सभी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट पर भी यही बात लागू होगी। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर सेबी से लेकर आरबीआई तक के बयान किसी से छुपे नहीं हैं। बजट में इस पर लगाम लगाने की आशंका सच साबित हुई। फ्यूचर्स पर 0.02 और ऑप्शंस पर 0.1% एसटीटी का प्रस्ताव रखा गया है। शेयर बायबैक से होने वाली आमदनी पर भी टैक्स लगेगा। इन ऐलानों का असर भी बाजार में तुरंत देखने को मिला, जब सिर्फ 15 मिनट में निफ्टी 50 बेंचमार्क में 450 पॉइंट्स के करीब तेज गिरावट देखी गई। हालांकि बाद में बाजार ने इस खबर को बचा लिया और 400 पॉइंट से ज्यादा की शानदार रिकवरी के साथ क्लोजिंग दी। इस मायूसी के बाद कुछ राहत की बात भी कर लेते हैं। सैलरी क्लास के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। फैमिली पेंशनर्स के लिए डिडक्शन की सीमा 15 से बढ़ाकर 25,000 करने का प्रस्ताव है। इसी के साथ टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। जहां 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, वहीं 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%
और 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स। माना जा रहा है कि इससे न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर को 17,500 रुपए का फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू का ऐलान भी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है ताकि इसे और सरल बनाया जा सके। वित्त मंत्री ने कई चीजों पर कस्टम्स ड्यूटी घटाने का ऐलान भी किया है। मोबाइल फोन और पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% करने का प्रस्ताव है। गोल्ड और सिल्वर पर ड्यूटी 15 से घटकर 6% होगी। 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर भी कस्टम्स ड्यूटी घटाई गई है। सरकार अगले 6 महीनों में रेट स्ट्रक्चर का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू भी करेगी। बजट में सरकार के फिस्कल प्रूडेंस की भी तारीफ करनी होगी। FY25 के लिए फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। इंटरिम बजट में 5.1% का अनुमान जताया गया था। इस टारगेट को घटाना फिस्कल कंसोलिडेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये इस मायने में भी खास है कि रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास से जुड़ी तमाम योजनाओं पर खर्च के बीच फिस्कल डेफिसिट पर फोकस सरकार का मजबूत इरादा बताता है। आपको ये बजट कैसा लगा? आप वित्त मंत्री को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बजट, बिजनेस और इकोनॉमी की हर हलचल के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।